नमस्कार मित्रों। आज मेरे इस कार्यक्रम में दो खास मेहमान आने वाले हैं। वे दोनों खास मेहमान संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। एक हैं संतोष भारती जी, जो लोकसभा के सदस्य थे, संपादक हैं, पत्रकार हैं, जाने माने लेखक हैं, और दूसरे होंगे प्रताप भानु शर्मा जी। हम बात करेंगे जिस तरह से फिल्में आ रही हैं और जिस तरह फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है, खास फिल्म को, वो फिल्म किसी खास मकसद से सामने लाई जा रही है। मैं स्वागत करूंगा प्रताप भानु शर्मा जी का हमारे कार्यक्रम में। आपका बहुत जी बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रकाश जी, नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष भारती जी भी। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, हमने देखा है कि देश में सोशल मीडिया पर एक खास राजनीतिक पार्टी का दबदबा है या कब्जा है। मास मीडिया की बात करें तो पूरा टेलीविजन चैनल माध्यम एक तरह से एक नेता की गोद में जाकर बैठ गया है। प्रिंट की बात करें तो सारे के सारे प्रिंट के विज्ञापनों के माध्यम से जो काम चल रहा है, लगता है कि पूरे मीडिया को ही किसी एक दल ने अपने ताबे में, अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में ये लगता है कि क्या अब फिल्में स्वतंत्र रह पाएगी? क्या फिल्मों का माध्यम स्वतंत्र रह पाएगा? क्या फिल्में अब प्रचार तंत्र का हिस्सा नहीं बन पाएगी? इसका सबूत है कश्मीर फाइल्स। आज जब हमने इस बात पर चर्चा करने की कोशिश की तो हमें बहुत सारी प्रतिक्रिया पाठकों की तरफ से मिली। एक हमारे दर्शक और पाठक है अवनीश जैन, उन्होंने लिखा कि बिल्कुल सही है, 32 साल बाद किसी घटना पर फिल्म बनाई जाए और सच सामने लाया जाए, वो उचित है, लेकिन उसे टाइमिंग के साथ लाया जाए और आईटी सेल से लेकर प्रधानमंत्री तक विज्ञापन करें, फिर फ्री मूवी दिखाएं, फिर टैक्स फ्री करें, तो सीधे सीधे चुनाव की तैयारी ही है। वैसे भी 8 साल सत्ता में रहकर पुनर्वास के जरिए सिर्फ फिल्म प्रमोशन किया जाए तो एक बाजी में सिद्धहस्त राजनेता की छिपी हुई पदलोलुपता और अन्य मुद्दों की नाकामी सार्वजनिक हो जाती है। ये बात एक हमारे दर्शक ने लिख भेजी है। आप समझ सकते हैं कि इस देश में लोग कितने जागरूक हैं और किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करने में कभी पीछे नहीं हटते। आज हम जो बात कर रहे हैं फिल्म की नहीं कर रहे हैं, फिल्म के माध्यम की कर रहे हैं। फिल्म के माध्यम को किस तरह से राजनीतिक उपयोग के रूप में, राजनीतिक टूल के रूप में लाया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ संतोष भारती जी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वे संसद में उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए। जब लोकसभा में वे थे तब प्रधानमंत्री वीपी सिंह साहब थे। लोकसभा में वे संसद में रहते हुए वे कश्मीर यात्रा पर गए और कश्मीर के बारे में उन्होंने संसद में बहुत से मुद्दे उठाए, बहुत सी बातें की। फिल्मी दुनिया से भी वे बहुत जुड़े हुए हैं। तो मैं संतोष भारती साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या ये फिल्म माध्यम है या चुनाव की तैयारी की जा रही इस माध्यम से? संतोष भारती जी। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप नहीं मुझे बुलाते तो मैं शायद किसी और शो में, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, मैं इस सवाल के ऊपर बोलना नहीं चाहता। उसका कारण ये है कि जब देश में चारों तरफ एक अज्ञान का माहौल हो और हर अज्ञानी अपने को कालिदास समझ रहा हो और हर ज्ञानी अपने को तुलसीदास समझ रहा हो, तो फिर उसके बारे में क्या कहें। क्योंकि हमारे यहाँ तो इस समय चाहे धर्म हो, चाहे राजनीति हो, उसके जो आख्यान, उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण सामने आ रहा है, उसे देख करके मन एकदम चकरा जाता है कि हमने जो इतने साल पढ़ा, हमने जो इतने साल गुना, चाहे वो लोकतंत्र को लेके सुना हो या सत्य को लेके सुना हो, वो मुझे अजीब लगता है। जैसे मान लीजिए, अब एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही गई कि इस देश ने गांधी को रिचर्ड एटनबरो की फिल्म से जाना, दुनिया ने। उसके पहले तो दुनिया में नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग की ही चर्चा होती थी। अब इसको लेकर के एक पूरी पार्टी सियारों की तरह हुआ करने लगी। ये सत्य यह है कि गांधी को कोई जानता ही नहीं था दुनिया में। रिचर्ड एटनबरो नहीं होते तो गांधी के बारे में लोग जानते ही नहीं। अब इस सत्य को अगर स्थापित करने की कोशिश की जाए
तो इसकी रोशनी में मैं कश्मीर फाइल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। या ये कहा जाए कि भरत गए थे राम के साथ और उनको कहा गया था कि आप रावण से जाकर के अंतिम समय में शिक्षा लो। मतलब लक्ष्मण गए नहीं थे, भरत गए थे। ये भी धर्म के बारे में यही अगर कहा हमको था। अगर हमारे धर्म के बारे में हमें ये समझाने की कोशिश हो कि जामवंत को हनुमान ने कहा था कि प्रभु आप क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, आप तो 7 समुंदर पार लंका जाकर के कुछ भी कर सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है। तो हनुमान के कहने से जामवंत गए। अगर ये देश के बड़े-बड़े लोग हमें समझाने की कोशिश करें तो मैं अभी आप 1 मिनट के लिए स्क्रीन से हटे थे तो मैं यही माफी मांग रहा था कि अगर आप नहीं बुलाते प्रकाश जी, आप मेरे इतने पुराने मित्र हैं और इतने बड़े पत्रकार हैं, अगर आप नहीं बुलाते मैं आज तक बड़े से बड़े चैनल या पत्रकार के ऊपर इस कश्मीर फाइल्स के ऊपर गया नहीं। उसका कारण है कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई ये झूठ का पुलंदा है। एक-एक चीज झूठी है, लेकिन इस देश में जब आप ये मान लें कि भरत गए थे राम के साथ लंका में, तब फिर हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। और 2014 से लेकर के अब तक जितने भाष्य हमारे सामने इतिहास को लेके, धर्म को लेके, विज्ञान को लेकर जो आए हैं सत्तारूढ़ दल की तरफ से, अगर वही सत्य हैं तो फिर हम क्यों इतने साल तक पढ़ते रहे? हम इतने साल हमने जो किया, हम खामोखा लोगों ने हमको और इतना ही नहीं, अगर ये सब सत्य है, कश्मीर फाइल सत्य है, तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ये दोनों इस अपराध में शामिल हैं। मतलब वो भी, उनकी भी इज्जत इस कश्मीर फाइल्स के जरिए से खराब कर दी गई, क्योंकि उन्हें शामिल कर दिया गया कि वो इस हत्याकांड में शामिल थे जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। आंकड़े गलत, तथ्य गलत। एक असफल फिल्म निर्माता ने, जिसका कि कई स्कैंडल्स में नाम आ चुका है, उसने इस फिल्म को बनाया और उस फिल्म को लेकर के जो मूर्ख लोग हैं, जो बहुत सारे सत्ता में बैठे हैं, उन्हें लगा कि यही असली सच है, उसको लेकर के तालियां बजाने लगे। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। मैं, कई लोगों ने मुझसे कहा, मैं प्रकाश जी आपको कहता हूं कि बिहार, झारखंड में या हमारे गांव में, मध्य प्रदेश में भी आज जिस औरत को पूरा गांव डाइन कह करके पत्थर मार मार के या जला करके मार देता है, तो गांव बहुमत में है, उनको जला देता है, तो क्या वो सत्य है, वो मानवीय है? नहीं है। उसी तरीके से ऐसी चीजें, गैलीलियो को मार दिया गया, क्या गैलीलियो सत्य हुआ या जिसने उनको मारा वो लोग सत्य हुए? तो ये सत्य का एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग परिभाषा है। लेकिन जो लोग असत्य को ही सत्य मानते हैं उनके बारे में हम क्या चर्चा करें? कहते हैं मूर्ख के साथ अगर आप बातचीत करते हैं तो आप खुद उसके स्तर पे उतर आते हैं। इसलिए ये जिस विषय को आपने लिया है, ये विषय इस देश के लोगों को भरमा करके, और मैं, आप आगे पूछेंगे तो मैं इस फिल्म को देख करके मुझे क्या लगा वो मैं आपको बताऊंगा। तैयारी क्या है? हमारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, हमसे बहुत सीनियर संसद में रहे हैं और संसद में इन्होंने काफी काम किया है। ये सिर्फ पार्टी का सवाल नहीं है। जो संसद में जाता है प्रकाश जी, वो देश के लिए जाता है। वो अपनी पार्टी के लिए जो काम करता है वो फिर देश का नहीं होता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक सांसद हो। सांसद की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, वो देश के सवाल वहां उठाता है। ये नहीं है कि अगर मैं सांसद जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हुआ हूं वहीं की समस्याएं मैं संसद में उठाऊं, नहीं। देश की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके ऊपर संसद में बात होनी चाहिए। इसीलिए जॉर्ज फर्नांडिस का, इसीलिए पीलू मोदी का, इसीलिए मीनू मसानी का, इसीलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, या इसीलिए जेबी कृपलानी का, इन सब लोगों के नाम जो संसद में हुए वो इसीलिए हुए कि इन लोगों ने देश की समस्याओं के ऊपर बातचीत की। और दूसरी तरफ से चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, आडवाणी जी हो, इनके भी नाम संसद में इसीलिए हुए कि इन्होंने अपने गृह प्रदेश की समस्याएं नहीं उठाई, अपने जिले की नहीं उठाई, उन्होंने देश की समस्याएं उठाई। उस समय ये संसद देश का प्रतिनिधित्व करती थी, इस समय ये देश मूर्खों का, क्षमा के साथ, मूर्खों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें किसी में भी सवाल पूछने की कुव्वत नहीं है, सवाल जिसे पूछना कैसे चाहिए ये नहीं मालूम है। मैं संसद का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं संसद में जो लोग गए हैं और जिन पार्टियों ने उनको भेजा है मैं उनके बारे में कह रहा हूं।
खामोश, जैसे लगता है कि बुत बैठा दिए गए हों। तो जिस सवाल के ऊपर आपने मुझे पूछा, मैं 2024 की तैयारी है और 2024 को झूठ के सहारे जीतने की तैयारी है। और हमारे देश के लोग, एक दुर्भाग्य की बात है कि हम बंदर का तमाशा देखने में ज़्यादा हमें आनंद आता है बजाय सत्य की तलाश के। हम आप बताइए नहीं, इस देश में किसी सांसद ने बताया कि हमारे देश में सीटें क्यों घटा दी गई विश्वविद्यालयों में? हमारे देश में फीस क्यों बढ़ा दी गई इतनी हायर एजुकेशन में? जो लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उन्हें क्यों डिस्करेज किया जा रहा है? जो नई नई शिक्षा व्यवस्था आई है, वो शिक्षा व्यवस्था देश को रोजगार देगी क्या? देश को अच्छे इंसान, अच्छे तकनीक का देगी और क्या नहीं देगी? तो ये सवाल तो उठते नहीं है। सवाल क्या उठता है? कश्मीर फाइल, बहुत महत्वपूर्ण जो बातें झूठ आपने का की हैं। झूठ का इतना बड़ा पुलिंदा है जो इस देश में इतिहास में कभी स्थान नहीं पा पाएगा। हाँ, हिटलर की बहुत सारी चीजों का स्थान इतिहास में है, लेकिन वो अच्छे संदर्भ में नहीं है। इसका भी वही हाल होने वाला है। आपने बहुत अच्छी बात कही। आप संसद में आपने कई बार कश्मीर के मुद्दे उठाए, उन पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहले बातचीत करना चाहता हूं आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी से। प्रताप भानु शर्मा जी, आप जब संसद में थे तब राजीव गांधी के साथ आपने काम किया है। राजीव गांधी आपके नेता हुआ करते थे। तो ये जानने की बहुत प्रबल इच्छा है कि कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीर की समस्या तो हमेशा से रही है, तो राजीव गांधी किस तरह कश्मीर के मुद्दे को देखते थे और क्या उनके विचारधारा थी? देखिए साहब, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे संतोष भारती जैसे बढ़िया विद्वान प्रखर सांसद जी रहे, जो उनके साथ डिबेट करने का, साथ में अपने विचारों को शेयर करने का ये अवसर आपने दिया प्रकाश जी। और ये बात सही है कि राजीव गांधी एक बहुत बड़े विजनरी थे। वो पूरे भारत को 21वीं सदी में ले जाने का सपना ही नहीं देखते थे, उसके लिए वो उस एक्शन प्लान पर काम कर रहे थे। और साथ साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता कायम रहे, किसी भी तरह से कहीं कोई कठिनाई ना हो। चाहे असम एकॉर्ड की बात हो, चाहे पंजाब में उग्रवाद को कंट्रोल करके लोंगवाला समझौता करने की बात हो, चाहे कश्मीर में अपने डिप्लोमेटिक तरीके से वहां पर शांति स्थापित करने की बात हो, चुनाव कराने की बात हो, निर्वाचित सरकार बनाने की बात हो, मिलिटेंट को हैंडल करने की बात हो, कभी उन्होंने इन बातों पर कभी कोई समझौता नहीं किया राष्ट्र की एकता और अखंडता से। आज तो हम ये देख रहे हैं कि जो लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे उनके मंत्री हो, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ ले रहे हैं, सांसद के रूप में, मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में, वो ही राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित कर रहे हैं, द्वेष भावना फैला रहे हैं। जैसा हमारे भारती जी ने कहा कि ये कश्मीर फाइल क्या है, अर्ध सत्य है, आधा सच, राजनीतिक द्वेष भावना और भड़काने के लिए इस बात को फैलाया गया है। तो जिस तरह से ये फिल्म प्रचारित की जा रही है, भारती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने एक मिनट, वापस जुड़ गए हैं हमसे। मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने संसद में बहुत बार कश्मीर के मुद्दे उठाए। आप कश्मीर खास तौर पर गए बार बार, और ये देखने की वहां क्या हालात हैं, उसके बारे में आपके कुछ किस्से बताइए। मैंने आपके वीडियो में देखा कि किस तरह आप गए, वहां के लोगों की समस्याओं को आपने किस तरह देखा, उस बारे में कुछ बताइए। वो तो 89 और 90 का किस्सा है जो मैंने, जिस वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं। उस समय कश्मीर की जो हालत थी, उस कश्मीर की हालत के ऊपर मैंने धर्मयुग में और इलस्ट्रेट वीकली में लिखा भी, और उसके ऊपर मैंने संसद में इस सवाल को बहुत मजबूती के साथ उठाया कि कश्मीर में क्यों ये सब चीजें नहीं होती। उसका कारण तलाशने की कोशिश की। पता चला कि उसकी जड़ में हमारा सिस्टम है, हमारी सरकारें हैं, यहाँ की भी और वहाँ की। तो उसको मैंने जितना हो सकता था उतना कहा। उसका फायदा मुझे ये मिला कि ये भाषण कश्मीर में बहुत गया, और उसके थोड़े दिन पहले देश के गृह मंत्री की पुत्री का अपहरण हो चुका था,
और कश्मीर पूरी तरह से चार्ज था। कश्मीर के लोग गुस्से में थे कि उनको लेकर के इतनी जिसको कहते हैं कि एक एक संवेदना की कमी क्यों है, उनके बारे में लोग सोचते क्यों नहीं है। मैंने ये भी उसमें अपने भाषण में कहा कि उग्रवाद वहां शुरू कैसे हुआ, वो भी मैंने जानकारी चाही कि आखिर हुआ कैसे। और उसके नतीजे में प्रकाश जी, जो आप जानना चाहते हैं, मैंने अपने वीडियो में लिखा है कि मैंने कहा प्रधानमंत्री से कि आतंकवादी मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि ये क्यों मिलना चाहते हैं, लेकिन जब मैं उनसे मिला तब मुझे पता चला कि मेरे उस लोकसभा में दिए गए भाषण का कश्मीर के ऊपर बहुत अच्छा असर हुआ और वहां के लोगों को लगा कि अगर मैं उनकी बात सुनूंगा तो मैं सरकार के पास यानी प्रधानमंत्री के पास अच्छी तरीके से पहुंचा सकता हूं। मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझे अपनी मांगें बताई। मैंने उनसे कह दिया कि ये कोई सरकार नहीं मान सकती कि मत संग्रह करवाए, जनमत संग्रह कश्मीर में, या कश्मीर को जो हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है उसे अपने से अलग होने की इजाजत दे। लेकिन हाँ, आपकी बाकी मांगे मैं प्रधानमंत्री तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं कोई वायदा नहीं करता कि उसके ऊपर सरकार का रुख क्या होगा, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं। मैं एक साधारण सांसद हूं और पत्रकार हूं। और मेरा दुर्भाग्य ये था प्रकाश जी कि मैं हमेशा पत्रकार ही बना रहा संसद में भी, संसद सदस्य कभी बन ही नहीं पाया, क्योंकि सांसद की अपनी कुछ खूबियां होती हैं, वो खूबियां मुझ में आई नहीं। मेरा जो तीखापन जर्नलिज्म में था इतने साल, जो अभी तक चल रहा है, वही संसद में भी था। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर के लोग बहुत भोले लोग हैं और कश्मीर के लोगों का उस समय से लेके आज तक, अभी 2016 में जब कश्मीर में टोटल लॉकडाउन था तो मैं अपने 2 पत्रकारों के साथ, शर्मा जी आपने नाम सुना होगा, अभय दुबे और अशोक वानखेड़े, उनको लेकर के मैं कश्मीर गया। हम लोग वहां 15 दिन 20 दिन रहे और जिस तरह कश्मीर के लोगों ने जी खोलकर हमारा स्वागत किया, सब लोगों ने, वो अद्भुत था। और मैंने वहां से आकर के यहाँ प्रकाश जी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया तो मैंने फिर अखबार में छापा और वो सारी दुनिया में मेरी स्टोरी फैली, जिससे पता चला कि कश्मीर के लोगों का हाल क्या है और वहाँ की हमारा अपना सिस्टम क्या कर रहा है। हम जब शर्मा जी पत्रकार होते हैं तो हमारे लिए सत्य सबसे प्रमुख होता है और देश प्रमुख होता है। इसके अलावा हमारे सामने कुछ भी प्रमुख नहीं होता। प्रकाश हिंदुस्तानी जी इसके गवाह है। बिल्कुल ठीक, मैं जानता हूं इस बात को। खुद जीते जागते उदाहरण है इसके। इसलिए मैंने तब से लेके अब तक मैं कश्मीर के बारे में मैं मानता हूं कि उत्तर भारत के जो गिने चुने पत्रकार 20, 30, 25 होंगे, उनमें एक मैं भी हूं जिनको कश्मीर के लोग बेहद अपना मानते हैं। मेरे प्रोग्राम जब कश्मीर पर किसी और चैनल पे या कश्मीर के चैनल्स पे होते हैं तो कितने वहां से कमेंट्स आते हैं मैं आपसे बता नहीं सकता। और सरकार से लेकर के उनकी जो नाराजगी है, उनका जो गुरेज है, और हिंदुस्तान के लोगों को जिन्हें वो इंडिया कहते हैं, वो इंडिया ऐसे ही नहीं कहते हैं, उसके पीछे उनके कारण है। हमारे यहाँ ये है कि आप 10, 20, 50 हजार कश्मीरियों को मार दो, क्यों इनको आप इतना खिला रहे हो, पिला रहे हो, ये आवाज करते देते हैं। पर प्रकाश ऐसा हो नहीं सकता। ये दुनिया अब ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है प्रकाश जी। इसलिए आप अब जब यूक्रेन को आप और रूस को दबा के नहीं रख पा रहे हैं, बाइडेन तो दोनों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ रख पा रहे हैं, तो हम कश्मीर को कैसे दबा के रख सकते हैं? कश्मीर कितना पुराना मसला है, फलस्तीन चल ही रहा है। तो मेरा कहना यह है कि जब आप कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, तो कश्मीर के लोग भी हमारे भाई हैं। तो जो समस्या हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के लोगों की है, उनके दुख दर्द हमारे हैं, तो कश्मीर के लोगों के दुख दर्द हमारे क्यों नहीं होने चाहिए? और उस दुख दर्द का समाधान करने के लिए बजाय, उस दुख दर्द को मिटाने की कोशिश के बजाय, जब सरकारें और बड़ी बड़ी पार्टियां आने वाले चुनाव को देखते हुए प्रचार के रूप में फिल्म बनाने लगे, तो इससे आप कितना उचित मानते हैं? मैं प्रताप भानु शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह के प्रचार से कोई फायदा होता है राजनीतिक दलों को? देखिए, आज के समय में भाजपा ने प्रचार को प्रोपेगेंडा का हथियार बना लिया है, बिल्कुल। और वो उसी माध्यम से सब प्रचार माध्यम पे कंट्रोल है, चाहे वो
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे उनका आईटी सेल जो झूठ की फैक्ट्री बन गया है, वो सांप्रदायिकता के जहर उगलता है वहां से। किसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करना है, कैसे गलत बात को सही साबित करना है, एक झूठ को 100 बार कैसे बोलना है, यही काम बीजेपी के आईटी सेल का हो गया है। और ये हम देख रहे हैं बिल्कुल। और इस झूठ पर कैसे भरोसा हो सकता है? अभी तक इस झूठ की एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी, अब वो फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से उसका सहारा लेना चाहते हैं। अभी तो ये कश्मीर फाइल के माध्यम से यही आया, आधा सच दिखाया है। ये सब जो बातें हुई, जो पलायन हुआ, जो नरसंहार हुआ, हम सबको हमदर्दी है, हृदय से हमदर्दी है। और कश्मीर के मामले में हमारे संतोष भारती से ज्यादा कौन जानता है, जिन्होंने वहां जाके अध्ययन किया है। मैं स्वयं 5-6 बार सांसद के रूप में जम्मू कश्मीर, उससे लगे हुए इलाके में, कश्मीर, बड़गांव में और पहलगांव और गुलमर्ग तक गया हूं। और वहां पर जो सद्भावना देखी मैंने, जो आपस में भाईचारा और विश्वास देखा, मैंने बहुत कम भारत के हिस्सों में इस बात को देखा। ये 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। इसके बाद वो बिगड़ता गया, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी आती गई, लड़ते गए। हमारी फौज ने बड़ा साहसिक काम किया कश्मीर में ऐसे मिलिटेंट्स को खत्म करने में, कश्मीर को एक अच्छी प्रोटेक्शन देने में, कहीं कोई उसमें कोताही नहीं बरती। पर आज कश्मीर को जिस तरह से एक अलग से आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और कश्मीरियत को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये महात्मा गांधी के, राष्ट्रपिता के आदर्शों का हिस्सा नहीं है। ये सीधी की सीधा कुठाराघात महात्मा गांधी के आदर्श और महात्मा गांधी के विचारों पे आप कर रहे हो। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों की नीति थी, आप उसमें उसकी वजह से उस तरह वेमनस से फैलाना चाहते हो समाज में। ये युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा। और इस काम को प्रकाश जी आप बेहतर तरीके से अपने खुद के संचार और सोशल मीडिया के माध्यम से नई पीढ़ी को इसमें समझने की आवश्यकता है। और जैसा संतोष जी ने कहा कि वहां से कोई चीज शुरू हो जाती है, उनके सांसदों में आज इतनी दम भी नहीं है कि उस पर बहस कर सकें, उस पर अपने विचारों को संसद के अंदर रख सके। हुआ हुआ करने लगते हैं, हुआ 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 हुआ, सब एक दूसरे से बिल्कुल लड़ाई की तरह उसको फॉलो करने लगते हैं। और यही बीजेपी की जो बात है, नरेंद्र मोदी की विशेष तौर से, जिसकी तुलना ये हिटलर की नीतियों से कर रहे हैं, वो तानाशाही और इस तानाशाही को आप तुलना कर लीजिए। संविधान की कोई चिंता नहीं, संविधान में क्या शपथ खाई उसकी कोई चिंता नहीं, राज्यों की ऑटोनॉमी पे कोई चिंता नहीं। जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है वहां ईडी काम कर रही है, कहीं सीबीआई काम कर रही है, कहीं इनकम टैक्स से रेट डलवाई जा रही है। महाराष्ट्र में आज क्या हो रहा है, आज देखिए आप उड़ीसा में क्या हो रहा है, आज देखिए दूसरे प्रांतों में जहां जिस तरह से रख रहे हैं, भारतीय संघीय ढांचे को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। संविधान का यदि कोई आदर नहीं कर सकता तो उसे पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। शर्मा साहब, मेरा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री को इस तरह फिल्म का प्रचार करना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को किसी फिल्म के बारे में कहना चाहिए कि मैंने फिल्म देखी और आप भी देखिए, इस तरह की बातें कहना चाहिए? मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री के द्वारा स्पॉन्सर्ड ही फिल्म है, उसके निर्माता भी कोई अग्रवाल है जो भाजपा के नेता हैं। और जैसा संतोष जी ने कहा कि ये फ्लॉप डायरेक्टर है जिसकी फिल्में फ्लॉप हो चुकी, आज 150 करोड़ रुपया कमाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है और 150 करोड़ रुपया कमा लें, परंतु इनके मन में कश्मीरी पंडितों के प्रति या कश्मीर के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। दे दे 100 करोड़ रुपया पुनर्वास के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के समय की सरकार ने निकाल दिए, 8 साल मोदी सरकार ने निकाल दिए। कौन सा पुनर्वास का कार्यक्रम, कौन सा रोजगार देने का कार्यक्रम, कौन सा कश्मीरी नौजवानों को नई दिशा देने का कार्यक्रम इन्होंने किया? कुछ नहीं किया। जो भी काम हुआ था कांग्रेस के सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। 1500 करोड़ रुपए की योजनाएं दी। जम्मू में आप देखिए रिहेबिलिटेशन के जो नए सेंटर्स बनाए, एक नए कंस्ट्रक्शन देकर हमने, हमारी सरकार ने उनको पुनर्वास किया था। इसके बाद यदि ये सरकार में 14 साल से है, 14 साल में क्या पुनर्वास किया? कश्मीरी पंडितों को उनकी मिल्कियत के क्या अधिकार दिलवाए? 370 धारा हटाने की बात तो करते हैं, पर सबसे पहले जो उनके अधिकार की पैतृक संपत्ति चली आ रही थी कश्मीर में, उस पे जाकर उन्हें क्यों नहीं बसाया? वो
मुफ्ती सही वो क्या है, महबूबा, मुफ्ती महबूबा, उसके साथ सरकार बना ली, 2.5-3 साल सरकार चला ली। इसके बाद जब उनसे बढ़ाने की बात कही तो उसने विरोध कर दिया। उस समय इन्होंने सरकार नहीं छोड़ी, उसे नहीं हटाया। परंतु जिसके मन में संविधान का आदर ना हो, जो कश्मीरियत का आदर ना कर पाए, जो कश्मीर को भारत के, हिंदुस्तान के नजरिए से, महात्मा गांधी के नजरिए से, उस विचारधारा से ना देख पाए, मैं तो कहता हूँ वो उसके ऊपर तो स्वयं देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये फिल्म मेरा देश एक को डिवाइड करने वाली बात है। दोनों दोनों माननीय मित्रों से एक सवाल है कि दोनों ने फिल्में देखी होगी, ये कश्मीर फाइल। क्या इस देश में अब सरकारें फिल्मों को टैक्स फ्री कर रही हैं? और ये वो देश है जहां शिक्षा पर टैक्स है, जहां स्कूल कॉलेज की फीस देने पर टैक्स है। तो एक तरफ जहां टैक्स फ्री करना चाहिए, पढ़ाई पर टैक्स फ्री होना चाहिए, कॉलेजों की फीस पर, स्कूलों की फीस पर टैक्स फ्री होना चाहिए, वहां तो टैक्स फ्री नहीं है और फिल्मों को टैक्स फ्री कर रहे हैं। तो ये कौन सी नीति सरकार की? अरे प्रकाश जी, टैक्स फ्री वाली बात तो बहुत दूर की है। भाजपा के अंधभक्त लोग तो फ्री में मुफ्त टिकट देके सिनेमा घर के सामने खड़े होके टिकट से एंट्री करा रहे हैं। ये क्या है? ये पॉलिटिकल मोटिव नहीं है क्या? 2024 के एजेंडा की तरफ ये आगे नहीं बढ़ रहे? क्योंकि इन्होंने जो पिछले 2 चुनाव में वायदे किए थे, अच्छे दिन लाने के, महंगाई पे कंट्रोल करने के, काला धन लाने के, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के, देश के अंदर एक संपन्नता और हमारा जो विकास दर है उसको बढ़ाने का, इन हर मोर्चे पर ये सरकार, मोदी सरकार फेल हो गई। ये अटेंशन डाइवर्ट करने का, समाज को इस सांप्रदायिकता में बांटने का इनका षड्यंत्र है। अगला एजेंडा हो सकता है यही हो। अब सुनेंगे हम संतोष जी को। जी प्रकाश जी, मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रभावित था जब वो काबुल से लौटते हुए अचानक पाकिस्तान लैंड कर गए बिना किसी पूर्व योजना के। उन्होंने नवाज शरीफ से बात की, उनकी माँ के पैर छुए, उनको शॉल वगैरह दी। तो मुझे लगा कि ये बहुत दिनों के बाद पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो नियम कानूनों को नहीं मानता है, दोस्ती को मानता है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते भी अच्छे होंगे और शायद कश्मीर भी का मसला भी कुछ हल होने की तरफ बढ़े, इतने साल पुराना मसला। हालांकि वीपी सिंह जी और चंद्रशेखर जी, 2 प्रधानमंत्रियों की बात मैं कहता हूँ और फिर तीसरे अटल बिहारी जी की कहता हूँ। वो एक बात कहते थे कि भारत पाकिस्तान का मसला हल हो सकता है बशर्ते वहां जनरल मुशर्रफ चाहे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी चाहे। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी उसको चाहने के रास्ते पर थी कि मसला हल हो। और बाद में जब वो नहीं हुआ संघ की वजह से, जब मुशर्रफ आए थे आगरा, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी गए पाकिस्तान में नवाज शरीफ के समय में, उसने मुझे बहुत उत्साह दिया कि एक अद्भुत प्रधानमंत्री आया है जो बहुत सारे नियम कानून, ईजा वीजा इसको नहीं मानता है। ये दोनों देशों में एक नई आशा पैदा करेंगे ये प्रधानमंत्री। और खासकर वहाँ के छात्र यहाँ पढ़ने आए, मरीज इलाज कराएं, कम से कम ये स्मूथली शुरू होगा। पता नहीं कहाँ से बिगड़ गया कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल दूसरा रुख ले लिया और रुख इतना खतरनाक हो गया कि हमारे जितने पड़ोसी हैं वो सारे पड़ोसी हमारे विपरीत हो गए। हमारे साथ आज किसी का भी संबंध अच्छा नहीं, किसी भी पड़ोसी का। प्रधानमंत्री जी इस फिल्म का क्यों प्रमोशन कर रहे हैं, ये सवाल बहुत गूढ़ सवाल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक बहुत अच्छे कैंपेनर हैं। प्रधानमंत्री जी को मालूम है इस देश के विपक्ष की कमजोरी क्या है। इस देश की विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी वही है जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी, अज्ञानता। इस देश के राजनीतिक दलों के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जिसका भी आप नाम ले लें, वो कोई भी नेता सत्य नहीं जानता, उसने इतिहास पढ़ाई नहीं है, ज्ञान पढ़ाई नहीं है। मैं आज जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आशा थी, खासकर कांग्रेस के नेताओं के साथ, लेकिन उनका जो इग्नोरेंस है, वो इग्नोरेंस बहुत परेशान करता है। वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खुला मैदान मिल गया है। और लोकतंत्र में प्रकाश जी, मैं इस बात को बहुत विनम्रता से कहता हूं कि अगर लोकतंत्र है तो वहां पर सशक्त विपक्ष
समझदार विपक्ष होना चाहिए। अगर समझदार विपक्ष नहीं है, एक समय था जब मैंने कई नाम आपके सामने लिए, उनमें मैं चंद्रशेखर जी का नाम भी अब जोड़ता हूँ। ये बहुत सारे सांसद थे, भूपेश गुप्ता थे, ये सब संसद, राजनारायण जी थे, संसद में बैठते थे, बोलते थे, पूरा संसद सुनती थी इन सब की बातों को। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि नरसिम्हा राव के समय तक जो वाद विवाद हुआ, मनमोहन सिंह ने जो नई अर्थनीति लाई और चंद्रशेखर जी और हमारे नरसिम्हा राव जी के बीच जो वाद विवाद हुआ, वो तो अद्भुत है। उस भाषण को सुनना चाहिए चंद्रशेखर जी के और मनमोहन सिंह के दोनों को, कि चंद्रशेखर जी ने क्या क्या चेतावनियां दी थी, और उस समय वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो चुके थे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर सशक्त विपक्ष, समझदार विपक्ष नहीं होगा तो कोई भी सरकार डिरेल हो सकती है और छोटे छोटे स्वार्थों में फंस सकती है। हमारा देश अर्थव्यवस्था के मसले पे इतने परेशानी में है, लेकिन इस सरकार के पास एक अच्छा वित्त मंत्री नहीं है जो देश को वहां से निकाल सके। तो फिर अगर नहीं निकाल सकता है तो आदमी क्या करता है? आदमी फिर गिमिक्स खेलता है, और वो गिमिक कश्मीर फाइल जैसी होती हैं, जिनको लेकर के आप एक अपना नैरेटिव सेट करते हैं कि कुल मिलाकर के देश में आजकल लोग क्या कह रहे हैं, 500 रुपए पेट्रोल हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन देश को तो प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक नेता मिला और मुसलमानों को उन्होंने अपने कद में खड़ा कर दिया ला करके। मुसलमान कोई डिमांड नहीं कर रहा है। तो मैंने 2 वीडियो देखे, आपको बता दूं 1 मिनट में। आज मैंने एक अग्निशेखर जी, उनका नाम है, मेरा ख्याल है कश्मीरी पंडितों के नेता हैं, आज ही मैंने उनकी क्लिपिंग देखी। उन्होंने अमित शाह को 20 गालियां दी हैं उसमें, सभ्य भाषा में, कि अमित शाह जो बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सत्य ये है, सत्य ये है। सत्य कौन? कश्मीरी पंडितों के नेता बोल रहे हैं। दूसरी आपको जानकारी दूं कि पूरा का पूरा जम्मू 370 हटाने के खिलाफ आज खड़ा हुआ है। उसके हाथ की सारी चीजें जा रही हैं, और वो 370 जब लागू थी धारा, तो जितना वो जम्मू के पंडित या जम्मू के रिहायशी जितने अपने को सुरक्षित समझते थे, अब नहीं समझते हैं। और तीसरी चीज, मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, मुसलमान तो वहां की मान के बैठे हैं कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक जिंदा हैं, मरने का खौफ उनको खत्म हो गया है। अब किसी भी सरकार के लिए बहुत डरावनी चीज है कि किसी के अंदर से मरने का खौफ खत्म हो जाए। और इसका अंतिम हिस्सा आपको बताता हूं। इतने साल हो गए, अभी शर्मा जी कह रहे थे कि अटल जी की सरकार थी, 3 बार अटल जी की सरकार रही, अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। एक कश्मीरी पंडित वापस नहीं लौटा, एक कश्मीरी पंडित। एक हिंदू ने 370 खत्म होने के बाद जो कश्मीर से बाहर का है, उसने कश्मीर में 1 इंच जमीन नहीं खरीदी, कंपनियों ने खरीदी। जिनको होटल बनाने हैं उन्होंने खरीदी, तो वो तो पहले भी वहां खरीद के बना रहे थे। उनके लिए लीज पे ले रहे थे वो। कि हाँ, उनके लिए तो कश्मीर खुला हुआ है, उनके लिए कोई कानून नहीं चल रहा है। आज मुझे झारखंड के एक नेता मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो अमीरों के लिए बिल्कुल खुला चरागाह है, आदिवासियों को मारो, निकालो और उनकी जमीन के ऊपर कब्जा करो। और कानून है, लेकिन कानून बड़े लोगों के लिए नहीं है, बाकी साधारण लोगों के लिए है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर फाइल है, ये कश्मीर फाइल ऑफ कोर्स 2024 का एक रनवे बना रही है, क्योंकि हमारे देश में जब ज्ञान को जानने वाले, सत्य को समझने वाले, रिसर्च करने वाले, पढ़ने वाले नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ऐसा ही होगा। और मैंने भी ये मान लिया है इन चुनावों के नतीजों से कि हम शायद इसको डिजर्व करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज़ादी हमें बड़ी सस्ती मिल गई, गांधी जी की वजह से बहुत सस्ती मिली, हमारे यहाँ जेनोसाइड नहीं हुई, लोगों की हत्याएं नहीं हुई, हमें मिल गई गांधी जी के उस अहिंसक हथियार की वजह से, जिसकी तारीफ नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग करते हैं। वो अपने को गांधी का शिष्य मानते हैं, दोनों लोग शिष्य मानते हैं। उनको लेकिन फॉलो अब हम करते क्या थे गांधी कहें, जी को। लेकिन अब हम क्या कहें, उनके वीडियो आ गए सामने जो जिसमें वो गांधी की तारीफ कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ अभी भी एक बड़ा सेक्शन है जो कहता है नहीं 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 नहीं, गांधी को तो दुनिया में एटनबरो लेके आया, जिसका कि हमारे यहाँ आप बहस कर लीजिए, वो आपको बेवकूफ साबित कर देंगे। इसलिए मूर्खों के साथ, हमारे यहाँ पुराणों में है, शास्त्रों में, कि मूर्ख के साथ बहस करके आप मूर्ख के स्तर पे उतर आते हैं। इसलिए उस समय खामोश रहना सबसे अच्छी चीज।
प्रकाश जी। तो ये खामोशी कहाँ ले जाएगी? अगर मान लीजिए 5 राज्यों के चुनाव के पहले ये फिल्म रिलीज हो जाती, फिल्म तो 2020 में रिलीज होनी थी शेड्यूल के मुताबिक, फिल्म लेट हो गई, तो ये अगर लोकसभा ये 5 राज्यों के चुनाव के पहले रिलीज होती तो क्या होता? प्रताप भानु जी, क्या इसका फायदा मिलता बीजेपी को? और नहीं, तात्कालिक फायदा मिल सकता था, हाँ, परंतु यदि जैसा संतोष जी ने कहा कि विपक्ष को मजबूत और एकजुट होना पड़ेगा, तो इनकी झूठ का पर्दाफाश होगा। अभी तक कांग्रेस ही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वोकल होकर विपक्ष की भूमिका निभा रही है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। पर सब दूसरे लोग अपनी ढपली, अपना राग के आधार पर काम कर रहे हैं। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि सब जब तक सब विपक्ष की आवाज एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म से नहीं जाएगी, तब तक इस आत्ममुग्ध सरकार के दिमाग को आप ठीक नहीं कर सकते। ये झूठ पर आधारित नीति चलाती रहेगी, जनता को गुमराह करती रहेगी, महंगाई की चपेट में जनता है, उनका ध्यान इधर उधर डाइवर्ट करती रहेगी। अब देखिए हो क्या रहा है, बेरोजगार, आज कहते 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 8 साल में 16 करोड़ लोगों को मिल जाना चाहिए था। मुश्किल से 25 लाख लोगों को रोजगार मिला होगा, नहीं तो रोजगार निकले ही नहीं। हमारी ग्रोथ वैकेंसियां नहीं निकाली, नेगेटिव ग्रोथ हुई है, हमारी ग्रोथ नेगेटिव ग्रोथ हुई है। अरे 2 साल पहले तो आप -6.5 पहुंच गए थे। आप हमारा जो विकास दर थी -6.5 थी, अब पिछले साल भर में थोड़ी ऊपर निकल कर आई है, और मुझे नहीं लगता कि अभी भी 2.5, 3 से ज्यादा होगी, परंतु ये उसे भी बूस्ट करते हैं कि 8% अचीव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने हमारे लिए, मैंने झूठ बोलने में कोई मुकाबला नहीं है, एक आप दोनों ने सब विपक्ष की एकजुटता ही इनको सही जवाब दे सकती है। ईंट का जवाब पत्थर से, 100 सुनार की 1 लोहार की। मैं मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं। क्या इस फिल्म के जरिए, इस फिल्म के माध्यम से पूरे देश के अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय को यह बताने की कोशिश है कि तुमने बहुत जुल्म ढाए हैं कश्मीरी पंडितों को, जबकि कश्मीर में मरने वाले सभी धर्मों के लोग थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, पंडित भी, सभी जाति धर्म के लोग थे। तो क्या ये एक वर्ग विशेष के खिलाफ अभियान नहीं चल रहा है देश में? देखिए, भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता तो यही प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट की बात ही नहीं करते। इस पूरी फिल्म को हिंदू, मुस्लिम, कश्मीरी पंडित, इसी के बीच में उन्होंने डिवाइड करके रखी है। ये नहीं बताते कि किसने उस मिलिटेंसी जब वहां पर थी तो कितने दूसरे हमारे सिख समुदाय के लोग मारे गए, कितने सरकारी अधिकारी मारे गए, हजारों संख्या में मुस्लिम अधिकारी भी मारे गए। परंतु जो कश्मीरी पंडितों के एक टाइम बाउंड मैनर में जिस तरह से उनको पलायन हुआ, आतंक हुआ, उसको इस तरह से मिसयूज करके, मुझे लगता है उस समय तो नरेंद्र मोदी खुद प्रभारी थे जम्मू कश्मीर के संगठन की तरफ से, उस समय आवाज नहीं उठाई इन्होंने। 30 साल से क्यों इनकी चुप्पी थी? 30 साल से इनकी बोलती बंद क्यों थी? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। और इस तरह से देश की एकता और अखंडता पर चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। हिंदू मुस्लिम यदि आप डिवाइड करके चलोगे तो देश की प्रगति भी हर्ट होगी। और आज जो सद्भावना का माहौल आजादी के बाद भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में सभी दलों के सहयोग से निर्मित हुआ था, इक्के दुक्के छोड़ दो आप, जो भी राष्ट्र नेता रहे जिन्होंने भारतवर्ष के बारे में सोचा, सबको साथ लेकर चलने की उन्होंने कोशिश करी। ये तो करते हैं सबका साथ सबका विकास, पर करते हैं सब किसी का साथ नहीं और सबका विनाश। ये इनका फार्मूला नहीं चल सकता। ना ये गांधी जी को फॉलो करते, ना नेहरू जी को, ना सरदार पटेल को, और ना सुभाष चंद्र बोस को। जय जयकार करेंगे। फार्मूला तो चल रहा है। देखिए 5 राज्यों के चुनाव में भी फार्मूला चला। जो कांग्रेस पार्टी देश की एकता अखंडता की बात करती थी, उसकी सरकार पंजाब में भी नहीं आई। विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, तो विपक्ष को एकजुट कौन करेगा? बीजेपी तो आके करेगी नहीं, उन्हें खुद कोशिश करनी पड़ेगी। वे खुद तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वो कैसे विपक्ष को एकजुट करेंगे? कैसे सरकार के खिलाफ जाएंगे? नहीं, विपक्ष को एक करने में कांग्रेस की महती भूमिका रहेगी, और भी जो विपक्षी दल हैं उनके जो वरिष्ठ नेतृत्व है, जैसे रीजनल पार्टीज निकल के आई, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी निकल के आई, दक्षिण भारत, आप देखो दक्षिण भारत में निकल के आए, डीएमके के लोग निकल के आए, स्टालिन निकल के आए,
कहीं ऐसे सब लोगों को करना तो पड़ेगा इकट्ठा होके, और जब एकजुट होके करेंगे तो इनके झूठ का पर्दाफाश होगा, क्योंकि ये अपने एजेंडा में फेल हो गए। एक एक एजेंडा काम कर रहा है संप्रदाय का, धर्म के नाम पर लड़ा दो, धर्म के नाम पर वोट मांग लो। यदि धर्म का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किसी ने किया है तो वो बीजेपी के लोग ही हैं। इनने धर्म के नाम पर पैसे कमाए हैं, धर्म के नाम पर समाज को बांटा है, धर्म के नाम पर सत्ता आती आई है, एजेंडा पे नहीं आती आई। झूठ बोलकर धर्म के नाम पर आती आई है। उनका तो वो एजेंडा ही जनता था, के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। उनका तो एजेंडा यही तो था कि हिंदू समुदाय को एकजुट करना और उनके वोट लेना। वो तो अपने एजेंडा में कामयाब है। नहीं, हमें विपक्ष को एकजुट होकर इनको एक्सपोज करना होगा, और एक वाइबल अल्टरनेटिव जब सामने होगा तो जनता इनके थोथे नारों से ऊबकर आपको एक बेटर विकल्प के लिए चुनेगी। पर हमें बेटर विकल्प प्रस्तुत करना होगा संतोष भारती जी, नेशनल लेवल पर। जी, आप कश्मीर में गए सांसद के रूप में, वहां आपने क्या देखा? आपकी राय में क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ? आपने देखा क्या कश्मीर में? जी प्रकाश जी, कश्मीर में कुछ भी सही नहीं हुआ। कश्मीरियों के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। वहां पर जो बाहर के लोग गए, होटल वाले गए या जो जो कंपनियां गई, उनको तो वहां के बैंक सपोर्ट करते थे, स्थानीय कश्मीरियों को सपोर्ट नहीं करते थे। अच्छा, कश्मीरी पंडित वहां पर शुरू से सत्ता में थे। जो कश्मीरी मुसलमान है वो वहां के ब्यूरोक्रेसी में कभी पावर में नहीं रहा। पावर में रहे कश्मीरी पंडित। उन्हीं लोगों ने ये सारी जो डिस्क्रिमिनेशन की नींव थी वहां पे डाली। अब दिक्कत मेरी ये है कि मैं राजनीतिक उत्तर आपको नहीं दे सकता। मैंने जो देखा मैं वही कह रहा हूँ। और इस फिल्म के ऊपर अभी जो आपने सवाल पूछा मैं आपको बताता हूँ, ये फिल्म मुसलमानों के लिए तो है ही नहीं, ये फिल्म तो हिंदुओं के लिए है। कि हिंदुओं के बीच में जो असंतोष हो रहा है बहुत सारे सवालों को लेकर के, वो असंतोष भूल करके ये मान लें कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा नहीं लाएंगे, क्योंकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता एक घोषणा कर चुके थे कि दुनिया में एक मजबूत भारत चाहिए, और अगर मजबूत भारत चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर दखलंदाजी की भूमिका निभा सके, तो दोबारा ये चुनाव के दौरान कहा गया तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 राज्यों में लोग वोट दें। अब लोगों ने 5 राज्यों में पंजाब में नहीं वोट दिया उनको, अब वो गड़बड़ हो गई। उत्तर प्रदेश में वोट दिया, लेकिन बाकी सब जगहों पर जो मुख्यमंत्री हरा दिए उन्होंने। तो जनता भी तो कुछ अजीब तरह के खेल करती है ना, उसे एक तरफा वोट देके जिता देना चाहिए था। मुसलमानों के लिए फिल्म नहीं है, लेकिन हिंदुओं के लिए ये फिल्म अगर है भी तो हिंदू ये तो सोचने से रहे कि इस देश में कितने साल मुस्लिम शासकों ने राज्य किया। इसके बावजूद आज मुस्लिम शासकों के समय और आजादी के बाद से अब तक हिंदू कितने हैं और मुसलमान कितने हैं? मुसलमान तो कुल मिलाकर के अभी भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 14 या 15% ही है ना। अगर वो शासक चाहते, मुसलमान शासक, तो जिसको आज कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो वो तो तब खत्म हो चुका होता। हिंदू खत्म होकर पूरा देश मुसलमान हो चुका होता। या अगर ईसाई बनाना होता अंग्रेजों को, 200 साल उन्होंने राज्य किया, वो सबको ईसाई बना लेते, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। हिंदू तो हिंदू ही रहे ना, अपने सारे काम करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, अपने धर्म का प्रचार करते रहे, उनको तो नहीं किसी ने रोका। पर ये कौन समझाए उनको? आज जब देश में हर पद के ऊपर हिंदू बैठा हुआ और हिंदू धर्म फिर भी खतरे में है, तो इसका मतलब है हिंदू खतरे में, जो हिंदुओं के नाम पे शासन कर रहे हैं या हिंदुओं को एक करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि खतरे में कोई नहीं है। खतरे में एक हवा इसलिए बनानी है कि खतरे के नाम पे। आप सोचिए ना कितना मजाक है कि हमारे यहाँ कितने पदों पे मुसलमान हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने मुसलमान हैं। वो तो आपसे बैंक का लोन भी मांगने नहीं जाते हैं, लेकिन वो अपनी नॉन वेज रोज खाते हैं। आपने उनको पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं दिए, वो पढ़ाई नहीं करते, लेकिन देश के जो कारीगर हैं उसमें वर्चस्व उन्हीं का है। आपको कुछ भी करना हो, हिंदुओं के पास वो कला है ही नहीं जो मुस्लिम समुदाय के पास है। अब आप क्या करेंगे? अगर अब आपके यहाँ राज कपूर हैं तो उनके यहाँ दिलीप कुमार हैं। आप उसी तरीके से आपके यहाँ लता मंगेशकर हैं, उनके यहाँ नूरजहां थी। तो मेरा कहना है कि
ये धर्म का सवाल नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है, इसमें धर्म कहीं आता नहीं है। और हम जब धर्म का तड़का उसमें लगाते हैं तो हम अपने देश के लोगों के साथ परेशानी पैदा करते हैं। मैंने भी देखिए थोड़ी देर पहले आपको गैलीलियो का उदाहरण दिया। हमारा देश एक उस सभा की तरह हो रहा है जो गैलीलियो से कह रहा है दुनिया चपटी है, गोल नहीं है, तुम मानो नहीं तो तुमको फांसी दे दी जाएगी। उसने कहा कि हम नहीं मान सकते। और इतने सालों के बाद दुनिया पृथ्वी को गोल मान रही है, कहीं कहीं चपटा नहीं कह रहा है। तो सवाल ये कि जो सत्य कहता है उसको गांधी की तरह मरना पड़ता है, जो सत्य कहता है उसको गैलीलियो की तरह जाना पड़ता है। और ये देश हमेशा, या जो बड़ा वर्ग है वो उन लोगों के खिलाफ रहा है जो सच कहते हैं, उनके खिलाफ झूठों की एक बड़ी, प्रकाश जी एक बड़ी छोटी सी कहानी, हमारे जो कहावतें बनी है शर्मा जी, वो 100-200 साल के अनुभव, 1000 साल के अनुभव से बनी है। एक है कि नकटों का गांव है ना, नकटा है, नकटों के गांव। तो वो कहावत कैसे बनी, जो मुझे किसी ने बताया बुजुर्ग ने, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ, आप जानते होंगे फिर भी दोहराना चाहता हूँ। एक गांव था जिसमें सारे नकटे रहते थे। वहां एक नाक वाला पहुंच गया गलती से। अब वो वहां पहुंच गया तो सारे कहने लगे, उसका नाम उन्होंने रख दिया नक्कू आया। नक्कू, अपने कहते हैं ना कि वह नाक वाला है, नक्कू गांव में कहते हैं, शहर में भी कहते हैं नक्कू। तो हुआ कि नक्कू आया है। अब वो गांव में जहां जाए हर कहे नक्कू आया है, नक्कू, उसका नाम कोई ले ही नहीं, नक्कू आया। थोड़े दिनों में उसने अपनी नाक कटवा ली और उन्हीं में शामिल हो गया, नकटों में। तो ये देश नकटों का देश बनता चला जा रहा है। इसमें नक्कुओं की संख्या कम हो रही है। अभी जब मैं आपसे ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, अगर अभी आपके यहाँ एक वर्ग के लोगों को पता चला होगा कि आप किस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, आप देखिए कितनी गालियां पड़ रही होंगी मेरी जैसे आदमी को, और आपको कमेंट आने लगे होंगे, गालियां आने लगी होंगी। बात सही है। हिंदुओं के बिल्कुल, और वो गालियां भी कौन सी, जो हमारे यहाँ के अति सभ्य लोगों की गालियां हैं। वो अपनी सभ्यता, अपने परिवार में, वो अपनी बहनों को, अपनी माता को, अपनी भाभीयों को कैसे संबोधित करते हैं, वो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। तो मैं क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये देश 5000 साल से 7000 साल से लिखित सभ्यता है प्रकाश जी आपके देश की, इसको कोई नष्ट नहीं कर पाया, न शक, न हूण, न यवन, न अंग्रेज, न मुसलमान। इस सभ्यता को, इस भाईचारे को कोई समाप्त नहीं कर पाया। तो मेरा अटूट विश्वास है कि तो इस सभ्यता को क्या ये फिल्म नष्ट कर पाएगी? सवाल ही नहीं उठता। क्या आप बात कह रहे हैं? मैंने आपसे क्या कहा, आपने सुना नहीं? शक, हूण, पठान, मुगल, पठान, जितने भी आए, मंगोल, जितने भी आए, वो हमारी सभ्यता को, 7000 साल पुरानी सभ्यता को नष्ट नहीं कर पाए। उसके ऊपर एक इतना बड़ा भी छींटा नहीं डाल पाए। और हम भाईचारे के साथ, मुसलमान तो 1400 साल पुरानी कहानी है, लेकिन हमारे यहाँ के, अपने यहाँ की जो लोग थे वो तो 7000 साल पुरानी कहानी है। हम सब एक साथ रहे और ठीक से रहे, थोड़े बहुत लड़ते रहे, झगड़ते रहे, लेकिन हम प्यार से रहे, एक दूसरे की मदद करते रहे। तो जब ये जो शक्तिशाली ताकतें अपने को, जो दुनिया में महान परमात्मा अपने को मानती हैं, जब वो नहीं हमारा कुछ कर पाई, तो ये फिल्म क्या बिगाड़ लेगी? इसके ऊपर चर्चा, ये सोचना मुझे लगता है कि हमारी आपकी भीरुता है। ये फिल्म कतई नहीं कर सकती, और मान लीजिए अगर कुछ कर भी सकती है तो वो हमारी गैर समझदारी, हमारी नासमझी कर सकती है, हमारी पढ़ाई में जो खोट है वो कर सकती है। क्योंकि हमारी पूरी पढ़ाई का बेस जिस तरीके से अंग्रेजों ने बिगाड़ा, उसको अब और ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अब आपको कुछ, मतलब मैं क्या कहूँ शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, आपको मैं क्या इसके बारे में बताऊं? आप तो देख ही रहे नई शिक्षा नीति क्या है, किसी को नहीं पता है क्या? तो फिर तो ये फिल्म कुछ नहीं कर सकती, इस देश की आत्मा नहीं नष्ट कर सकती। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। शर्मा जी, आपको क्या लगता है ये फिल्म कुछ नुकसान पहुंचा सकती है समाज की एकता को, अखंडता को? बहुत अच्छी बात संतोष जी ने कही है कि ये फिल्म भारत की आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और वो भारत के हजारों वर्षों की जो प्राचीन संस्कृति है, जब मुगल काल में नहीं हुआ, बाहरी आक्रामक लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी ताकत है, और पूरी दुनिया इस बात को मानती है।
आज जो भी भारतवर्ष है सर्वधर्म समभाव का है, अनेकता में एकता का है, पूरे विश्व में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। आत्मनिर्भर भारत इस सरकार के कारण आत्मनिर्भर नहीं है, हमारे कैरेक्टर में आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भर भारत, हमारे गांव गांव आत्मनिर्भर है। आप देखिए गांव का छोटा छोटा यूनिट, क्या क्या चीज हमारे गांव में नहीं बनती थी, हैंडीक्राफ्ट, खाने का सामान, दालें, गेहूं, गुड़, तेल, सब गांव में आत्मनिर्भर भारत हमने पहले से देखा है। ये कहाँ के आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। अंत में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी विशाल संस्कृति का देश, इतनी महान संस्कृति का देश गलत हाथों में पहुंच गया है, तो इसके परिणाम इनको ही भुगतने पड़ेंगे। जिस तरह से देश को ये डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ राज्यों में वो दिखने लगी हैं चीजें, और आम जनता नहीं चाहती। भारत का जनमानस ऐसा नहीं है। पिछले लोकसभा में भी बीजेपी को 33% से ज्यादा वोट नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि 67% वोट भाजपा के खिलाफ है, उनकी धार्मिक नीतियों के खिलाफ है, कट्टरपंथिता के खिलाफ है। वो भारतवर्ष के लिए, हिंदुस्तान के लिए समर्पित है। 33% के दम पर यदि ये अपनी भारतवर्ष को, संस्कृति को चुनौती दे रहे हैं, नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबको एकजुटता से आह्वान करना चाहिए कि ये नहीं होने देंगे। बहुत से दर्शक हमसे जुड़े हैं, उन सबका धन्यवाद। हम सभी के कमेंट नहीं ले पाएंगे क्योंकि कुछ बड़े धार्मिक किस्म के कमेंट भी हमारे इसमें आ रहे हैं हमारे, क्योंकि ये 3 प्लेटफॉर्म पे हमारी बातचीत चल रही है, तो उन्हें शामिल करने के बजाय मुझे लगता है कि हम यहाँ बातचीत को विराम देते हैं। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की। उन सभी दर्शकों का जुड़े, संतोष जी के साथ मुझे सर बहुत सुनने का और बहस करने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत। मेरा भी सौभाग्य कि मैं आपके साथ हूँ। नमस्कार।